हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कक्षा 10वीं का साइंस का लेसन 3 एनसीईआरटी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम 4 बातों के बारे में पढ़ेंगे और वो क्या हैं। एनोडीकरण क्या होता है, एनोडीकरण किसको कहते हैं, एक्वा रेजिया क्या है, कैसे बनता है, खनिज क्या होता है, अयस्क क्या है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो 4 टर्म हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनोडीकरण, जिसको इंग्लिश में एनोडाइजिंग कहते हैं, एनोडीकरण। तो एनोडीकरण क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु के संपर्क में आने पर, यानी एल्यूमिनियम धातु है जो, वो वायु के संपर्क में आ जाती है। तो एल्यूमिनियम धातु वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो इसके ऊपर क्या बन जाता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम धातु है, वायु के संपर्क में आई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ जाती है, मोटी परत चढ़ जाती है, जो इस एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाती है, संक्षारित नहीं होने देती। कहने का मतलब रक्षा करती है, रक्षा करती है। तो ये ऑक्सीजन की जो परत इसके ऊपर चढ़ी है, ये एल्यूमिनियम की रक्षा करती है। तो इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया का नाम एनोडीकरण है। तो दूसरा जो पॉइंट इसमें है, एनोडीकरण में क्या होगा, एनोडीकरण में तनु H2SO4, यानी ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन पैदा होती है, ऑक्सीजन गैस। और वो ऑक्सीजन है जो, और वो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देती है। तो इस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है एक्वा रेजिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये चारों, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया क्या है, तो एक्वा रेजिया, इसको रॉयल जल भी कहते हैं, रॉयल जल, यानी रॉयल जल भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन, एक्वा रेजिया का दूसरा नाम रॉयल जल है, और ये लैटिन शब्द है एक्वा रेजिया, यानी एक्वा रेजिया का दूसरा नाम रॉयल जल है। तो रॉयल जल को लैटिन भाषा में एक्वा रेजिया बोला जाता है, यानी एक्वा रेजिया लैटिन शब्द है, रॉयल जल को लैटिन में एक्वा रेजिया कहते हैं। तो बनता कैसे है, बनता कैसे है, तो इसमें यानी सांदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो
अनुपात में सांदर नाइट्रिक अम्ल, सांदर नाइट्रिक अम्ल, और ये दोनों, ये 3 अनुपात 1 में लेने हैं, यानी सांदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांदर नाइट्रिक अम्ल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तनु था, तनु के बारे में, सांदर के बारे में इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट खोलिए और सांदर और तनु के बारे में जानिए क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांदर लेना है, नाइट्रिक अम्ल सांदर लेना है। इसको हम 3 इकाई में लेंगे, इसको 1 इकाई में, यानी 3 अनुपात 1 में लेने पर ये एक्वारेजिया बन जाता है। और देखिए इससे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इसको भभकता द्रव कहते हैं, भभकता द्रव, इसका एक नाम ये भी है, यानी रॉयल जल भी कहते हैं इसको, भभकता द्रव भी कहते हैं। और क्या है, ये संक्षारण करता है, यानी गलाता है, धातु को गलाता है, यानी जो एनोडीकरण है वो धातु की रक्षा करता है। यह डिफरेंस देखना है, रक्षा करता है, ये रक्षा कवच है, ये संक्षारण करता है, ये संक्षारण नहीं होने देती। यहाँ संक्षारण करता है यानी गलाता है, धातु की रक्षा नहीं करता बल्कि उसको खराब करता है, गलाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, ये सोना और प्लेटिनम धातु है जो को भी गला सकता है। तो सोना और प्लेटिनम को भी गला सकता है, यानी इसके अंदर इतनी पावर है कि इन 2 धातुओं को भी गला सकता है, वरना ये 2 धातु किसी के साथ क्रिया नहीं करती। तो कई बार, जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपने बिल्कुल ध्यान देना है डेली लाइफ में, वो क्या है कि भाई सोने के जैसे आभूषण हैं, आभूषण बनते हैं सोने से, और कई जो लुटेरे हैं, ठग हैं, वो एक्वारेजिया रखते हैं और वो कहते हैं कि सोने के आभूषण को हम साफ करते हैं, हम इनकी सफाई कर देंगे। और कई जो भोले भाले लोग हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और वो अपने आभूषणों को सफाई के लिए उनको दे देते हैं, वो एक्वारेजिया से उनके आभूषणों को धो देते हैं। और सोना है जो उसके इस घोल में, इस एक्वारेजिया में घुल जाता है और इस तरह से उस आभूषण से वो सोना उतार के ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे ठगी का शिकार होते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, धातु प्राप्ति, यानी धातु प्राप्ति, कि धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले धातु हैं जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की भूपर पट्टी से प्राप्त होती हैं, यानी पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा स्रोत है धातुओं का पृथ्वी के अंदर। दूसरा है, जैसे कुछ खनिज हैं हमारे, कुछ खनिज जिनके मैं नाम बताऊंगा, वो समुद्र के जल से भी प्राप्त होते हैं, समुद्र जल से प्राप्त होते हैं कुछ खनिज, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, ये 2 खनिज लवण ऐसे हैं जो समुद्र के पानी में घुले हुए होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, वो है खनिज क्या होते हैं, खनिज, खनिज पृथ्वी के अंदर से
जो तत्व या यौगिक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, उनको खनिज कहते हैं। यानी जो तत्व या यौगिक प्राकृतिक रूप से पृथ्वी से हमें प्राप्त होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। कि पृथ्वी के अंदर इतने तत्व हैं, इतने यौगिक हैं जिनको हम 1 बाय 1 एक एक करके निकाल रहे हैं, तो उनको हम खनिज कहते हैं। उसके बाद इससे जो अगली टर्म है हमारी वो क्या है? अयस्क। अयस्क क्या है? अब क्या है जो ये हमने पढ़ा है ना ऊपर, खनिज, खनिज से धातु निकलती है। क्या निकलती है? धातु। खनिज से धातु निकलेगी, यानी इसमें से धातु निकालेंगे, कुछ अशुद्धियां होंगी उनको दूर कर देंगे, तो खनिज से धातु निकलती है। एक पॉइंट, जिन खनिजों से धातु निकालना सस्ता, आसान और लाभकारी हो, उनको क्या कहते हैं? उनको अयस्क कहा जाता है। यानी जिन खनिजों से धातु निकालते समय भी ज़्यादा खर्च ना हो और आसानी से निकल जाए धातु, और उस धातु से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। वरना हम अयस्क नहीं कहेंगे कि किसी खनिज से मान लो धातु निकाली, वो बड़ी मुश्किल से निकली, बड़ी मुश्किल से, और उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, और जब उस धातु को बेचा तो वो सौदा घाटे का बन गया, यानी लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। यानी खर्चा 100 और धातु 50 की, तो कहने का मतलब 50 रुपये का घाटा हुआ, तो उसको हम अयस्क नहीं कहेंगे। तो अयस्क वो है जिसमें से धातु निकालें सस्ता भी हो, आसान भी हो निकालना, और उस धातु से लाभ भी कमाया जा सके, तो उसको हम अयस्क कहते हैं। धातु हमें 2 अवस्थाओं में मिलती हैं, 2 अवस्था में। तो पहली क्या है? स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था। तो अब इसको समझना ये क्या है कि 4 धातुएं मैं बताऊंगा: सोना, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम। ये 4 धातु हैं जो ये प्रकृति के अंदर, पृथ्वी के अंदर स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। कहने का मतलब सोना सोने के रूप में ही मिलेगा, चांदी, कॉपर, प्लेटिनम इनको बिल्कुल शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? ये कम क्रियाशील हैं, कम क्रियाशील हैं, तो दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए दूसरे तत्वों के साथ मिले हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन एक नोट करने योग्य बात क्या है? जो कॉपर और ये जो चांदी है, ये सल्फाइड और ऑक्साइड यौगिकों के रूप में भी मिल जाती है, यौगिकों के रूप में भी मिलती हैं। यानी कहने का मतलब सोना और प्लेटिनम ये 2 तो शुद्ध रूप में या स्वतंत्र रूप में ही पाई जाती हैं, इनके साथ कोई मिलावट नहीं मिलेगी। कभी कभी चांदी और कॉपर हैं जो सल्फाइड और ऑक्साइड यौगिकों के रूप में मिल जाती हैं। सल्फाइड का मतलब है कि भाई सल्फर के साथ मिली हुई पाई जाती हैं,
ऑक्साइड का मतलब है कई बार इनके साथ ऑक्सीजन मिलकर क्रिया कर लेती है, तो ऑक्साइड का मतलब है ये। तो कई बार होता है, मोस्टली नहीं होता। कारण क्या है, ये कम क्रियाशील हैं, ये क्रिया दूसरे तत्वों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। दूसरा है यौगिकों के रूप में, यानी यौगिकों के रूप में। ये था स्वतंत्र अवस्था या स्वतंत्र रूप में। यौगिक अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, यौगिक के रूप में या स्वतंत्र रूप में। तो यौगिक रूप में, यौगिक का मतलब क्या है ये समझना है, यानी दूसरे तत्वों के साथ योग करके। यहां सोना था, किसी के साथ योग नहीं करता, केवल अकेला मिलता है, ये स्वतंत्र अवस्था है। यदि दूसरे तत्व के साथ कोई तत्व मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। यानी यदि दो तत्व या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं उसको यौगिक कहते हैं। तो दूसरे तत्वों के रूप में, यौगिकों के रूप में मिलना इसको कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, इसमें होगा मध्यम क्रियाशील, यानी मध्यम क्रियाशील और ज्यादा क्रियाशील। मध्यम क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील धातु जितनी भी हैं वो यौगिकों के रूप में मिलती हैं, वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं। यानी वो यौगिकों के रूप में मिलती हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती। और जो कम क्रियाशील हैं वो स्वतंत्र रूप से मिलती हैं। अब इसमें देखिए, ये जो मध्यम और ज्यादा क्रियाशील हैं ये सल्फाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्कों के रूप में मिलती हैं। अयस्कों के रूप में मिलती हैं। यानी सल्फर के साथ भी मिली हुई मिल सकती हैं, ऑक्सीजन के साथ भी मिली हुई मिल सकती हैं, कार्बोनेट के साथ भी मिली जुली अवस्था में मिल सकती हैं। कार्बोनेट होता है कार्बन से बना है, यानी ये मध्यम क्रियाशील और ज़्यादा क्रियाशील हैं, जो सल्फर के साथ भी क्रिया कर लेंगी, ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया कर लेंगी, कार्बन के साथ भी क्रिया कर लेंगी। इस तरह से उनके साथ योग करके यौगिक बना लेती हैं। तो ये इस तरह से अवस्था में मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने 4 टर्म के बारे में बताया। तो उम्मीद करूँगा ये चारों टर्म आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.